हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो ठीक ही होंगे। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मॉडर्न फिजिक्स को पूरा रिकॉल कराऊंगा। एक वन शॉट टाइप मॉडर्न फिजिक्स में लेने जा रहा हूं, जिसमें कि बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या है कि फॉर्मूला बेसिस या कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप में चैप्टर कंप्लीट करता हूं। तो इसको 3 पार्ट में मैंने डिसाइड किया। मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि सामने दिख रहा है आपको, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दूसरा पार्ट होगा द एटम। उसमें आपका द एटम में एक्सरे और एटम के स्पेक्ट्रम वगैरह और nth ऑर्बिट की रेडियस वगैरह ये फॉर्मूले होंगे। थर्ड चैप्टर होगा रेडियो एक्टिविटी। तो ये 3 पार्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स खत्म होगा। तीनों में लगातार वीडियो अपलोड करूंगा। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये मेरे ही हैंड रिटन नोट्स है। इसमें लगभग मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है और प्रॉब्लम भी इससे आपको करने में फायदा मिलेगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट, पहला चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स का डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा, इसलिए मैंने नोट्स का सहारा लिया है, नहीं तो लिखने पे टाइम लगता, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल चैप्टर्स होते हैं मॉडर्न फिजिक्स, कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ फैक्ट, तो इसलिए करने में टाइम लग सकता है। तो पहला पार्ट है इसमें क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। सम फिनोमेना लाइक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये आपने पढ़े भी होंगे, रैमन इफेक्ट could not be explained by the wave theory of light। ऐसे ये इफेक्ट है जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। Therefore, quantum theory of light was proposed by the Einstein, who extended Planck hypothesis। जिन्होंने Planck hypothesis extend किया था। So, according to Planck, an electromagnetic wave travel in the form of discrete packets or the bundle of energy being called photon or quanta। यानी फोटोन या क्वांटा क्या होता है? एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स होते हैं, जिनको पहले फोटोन नाम दिया गया था, फिर क्वांटा किसी को भी आप कह सकते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ फोटोन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू होती है 10⁻⁻34। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज ए काइंड ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। मैं उसको सही कर देता हूं, -34। ये यहां पे गलत लिख दिया था, जूल सेकेंड। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, कुछ थ्योरी वाले पार्ट है जिसको मैं बहुत फास्ट कर लूंगा। ऑल द फोटोन इमिटेड बाय एनी सोर्स ट्रेवल थ्रू द फ्री स्पेस विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। ईच फोटोन हैज ए डेफिनेट एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द रेडिएशन एंड इट्स एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। यानी कि किसी भी सोर्स से निकलने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। मैं आपको बता दूं, इंटेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ इमिटेड पार्टिकल, इजेक्टेड पार्टिकल को पर सेकंड बताता है। तो इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, जबकि ईच फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। कोई लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ई की वैल्यू, ये वो फॉर्मूला है जो भी मैंने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। कई जगहों पर ये आप अगर देखेंगे तो बहुत जगह इसको डायरेक्टली 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम करके भी नियर बाई आंसर मिलता है। राउंड ऑफ कर दिया और एंगस्ट्रॉम में हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे और ध्यान रखें, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द फोटोन। यानी कि ये फॉर्मूला एनर्जी का वेवलेंथ के साथ उन पार्टिकल के लिए वैलिड है जो मासलेस होते हैं। फोटोन इज ए सिंगल पार्टिकल जो कि मासलेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इंक्रीज देन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। जो मैंने भी आपसे बोला था, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, ईच फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा था इंडिपेंडेंट होता है। Number of photon incident per second per unit area on the surface. However, energy of photon remains same as long as the frequency of the wavelength is unchanged. अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है रिमेन सेम, फोटोन एनर्जी सेम रहेगी तब तक जब तक कि आपके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस एज इट ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडिया ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी सेम इन ऑल मीडियम। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, याद रखिएगा।
वेलोसिटी चेंज होती है, इससे उसका वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। बहुत अच्छा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी इज सेम इन ऑल मीडियम, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी बदलेगी डिफरेंट मीडियम में तो वेवलेंथ बदल जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है n लैम्डा, n को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बदलेगा बट ये सॉरी मैं गलत लिख दिया हूं। v इक्वल टू n लैम्डा की बात करें, v इक्वल टू n लैम्डा में आप देखेंगे v बदल जाएगा, लैम्डा बदल जाएगा, बट n जो होगा वो अनचेंज रहेगा। फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, n फ्रीक्वेंसी के लिए है, न्यू भी फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द सिचुएशन व्हेन ए फोटोन कोलाइड विद ए नेचुरल पार्टिकल द टोटल एनर्जी ऑफ एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। जब कोई फोटोन किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल से मटेरियल पार्टिकल से टकराएगा तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम अनचेंज रहेंगे सिस्टम में। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व इन द कोलिजन। कोलिजन दौरान नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं भी हो सकते हैं, कोलिजन बिकॉज ड्यूरिंग द कोलिजन फोटॉन्स मे बी एब्जॉर्ब और न्यू फोटोन मे बी क्रिएटेड। तो किसी भी फोटोन यानी कोई रेडिएशन आ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन परसेंट कुछ फिक्स है, वह किसी मटेरियल पार्टिकल से टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो कोलिजन के दौरान या कोलिजन के बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कुछ फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और कुछ न्यू फोटोन क्रिएट भी हो सकते हैं। तो इसे नंबर ऑफ फोटॉन्स का कोई फिक्स मैनर नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कोलिजन्स में। फोटोन इज ए इलेक्ट्रिक न्यूट्रल पार्टिकल विच नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं होता। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जो मासलेस है, यानी कि उसका रेस्ट मास जीरो, बस एनर्जी के इक्विवेलेंट उसका एक मास बताया जाता है जिसको हम काइनेटिक मास के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हम आइंस्टाइन इक्वेशन जानते हैं, E = mc स्क्वायर, E को h न्यू भी कहते हैं या sc बाय लैम्डा, यहाँ से m निकाला है हमने, तो आपको देखेंगे h न्यू अपॉन c स्क्वायर, h न्यू को c बाय लैम्डा कर दिया, c स्क्वायर है, एक कैंसिल, h अपॉन c लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके पास काइनेटिक मास ऑफ फोटोन आ जाएगा। तो कीप इन माइंड दिस इज नोन एज द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, व्हाइल द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है मास इनटू स्पीड, ठीक है, mc। तो अगर आप देखें यहाँ से mc स्क्वायर में एक c नीचे भेज दें तो s न्यू बाई c, h न्यू बाई c हो जाएगा। न्यू को हम c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, यहाँ भी एक मिस्टेक है, ये देखिएगा, इस स्टेप के बाद देखेंगे h न्यू बाई c, तो h बाई c और न्यू को c बाई लैम्डा कर दें तो c से कैंसिल हो गया, तो मोमेंटम आप पास आएगा h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा आएगा। और ये स्टेप गलत लिखी हुई थी, h बाई sc बाई लैम्डा लिख दिया था, जबकि वो h बाई लैम्डा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये h है, h बाई लैम्डा। तो याद रखिए h बाई लैम्डा मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूलों में से h अपॉन लैम्डा, ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूलों में से फोटोन का मोमेंटम निकालने के लिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, फ्रॉम ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन of power p, wavelength lambda emits n number of photon each of energy E and total energy W in time t। यानी कोई सोर्स है जिसकी पावर p है, t टाइम में उससे कैपिटल n फोटोन निकल रहे हैं और टोटल एनर्जी W टोटल एनर्जी E निकल रही है, n फोटोन निकल रहे हैं, हर फोटोन की एनर्जी है, E is the एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, टोटल n फोटोन निकल रहे हैं, टोटल W एनर्जी निकल रही है, ठीक है, और t टाइम में, राइट, उस सोर्स की पावर p है। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने का क्या आइडिया होगा, बहुत जगह यूज होता है, ध्यान रखिए नंबर ऑफ फोटोन निकालने का क्या आइडिया हो सकता है। तो देखिए नंबर ऑफ फोटोन होगा टोटल एनर्जी इमिटेड अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा गिवन टाइम में। तो पावर जैसा कि आप जानते हैं W/T होता है, एनर्जी h न्यू होती है या sc बाय लैम्डा होती है। तो टोटल एनर्जी इमिटेड हो जाएगी आपकी W, एक फोटोन एनर्जी E है, टोटल एनर्जी इमिटेड जो होगी वहां उस फॉर्मूले से पावर इनटू टाइम हो जाएगा अपॉन एक की एनर्जी h न्यू है, तो आपके पास ये आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा pt लैम्डा अपॉन sc या pt अपॉन h न्यू, ये आपके पास हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड और एब्जॉर्ब पर सेकंड इज गिवन बाय n/t, आपको चाहिए तो t का नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास p/e हो जाएगा, p/t नीचे चला गया तो p/h न्यू को e लिख सकते हैं, h न्यू लिख दिया और न्यू को c बाय लैम्डा लिख दिया। तो ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है, इसको स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n इज नोन एज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। अगला पॉइंट है
एज वी नो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड एज, कोई भी रेडिएशन आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें कि सनलाइट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ध्यान दीजिएगा एनर्जी है पर यूनिट एरिया है पर यूनिट टाइम है। तो आप गौर से देखें इंटेंसिटी को एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम लिखा गया, एनर्जी अपॉन टाइम को मैं पावर कह सकता हूं, पावर अपॉन एरिया, और पावर का फॉर्मूला मैंने ऊपर से कहीं दिया है, एरिया नीचे लिखा है Nhν/T, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा Nhν/T। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, इन दोनों को कंपेयर करें तो पावर आ जाएगा N/T और द hν का मल्टीप्लाई हो गया hν का, ठीक है, Nhν/T, Nhν/T और एरिया ये था, ठीक है। अब N/T को मैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड स्मॉल n लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये N/T जो आपके पास था, ये N/T, इसको मैंने स्मॉल n लिख दिया, स्मॉल n hν/A, इतना हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी ऐसे कभी भी जरूरत पड़ने पे एनर्जी, इंटेंसिटी और वेवलेंथ लैम्डा और न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। हमें इसी को आपको तोड़ो तो यहाँ पे एक चीज और लिख दें, Sc/λ लिख देंगे, NSc/λ इंटू A, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चन देखे भी गए हैं जेईई मेंस में, तो ध्यान रखें रेडिएशन प्रेशर। एग्जैक्टली ये रेडिएशन प्रेशर होता क्या है? आपको पता है रेडिएशन मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि एनर्जी का फॉर्म होता है, फोटोन का फॉर्म होता है। फोटोन, हर फोटोन के पास अपना एक मोमेंटम होता है, जो मैंने भी ऊपर लिखा था h/λ, देखिए लिखा हुआ कहीं, दिस वन, ये मैंने लिखा है h/λ, ठीक है, ये फोटोन का मोमेंटम है। अब आप सोचिए फोटोन किसी सरफेस पे आया और ऐसे टकराया, किसी एंगल से आ सकता है, नॉर्मल इंसिडेंट भी हो सकता है, एंगुलर इंसिडेंट भी हो सकता है। फोटोन किसी सरफेस पे आए, टकरा करके कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, 100% आया ऐसे वापस लौट जाए, 100% रिफ्लेक्ट हो जाए, या टकरा करके 100% एब्जॉर्ब हो जाए। इन ऑल थ्री केसेस कहीं ना कहीं फोटोन के मोमेंटम में चेंज तो आएगा ही आएगा। तो फोटोन के मोमेंटम में चेंज किसने किया होगा? आखिर सरफेस, जिस सरफेस टकराया वहां से नॉर्मल रिएक्शन मिली होगी। तो अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन लॉ, अगर सरफेस ने फोटोन को नॉर्मल रिएक्शन दी है तो फोटोन ने सरफेस को भी दी होगी, तो सरफेस पे एक फोर्स लगेगा और उसी फोर्स से एरिया का डिवाइड कर दिया जाए फोर्स में, तो आपको एक प्रेशर मिल जाएगा। तो उस सरफेस पे प्रेशर इंसिडेंट होता है, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रेडिएशन प्रेशर। An electromagnetic wave consists of photon capable of transporting linear momentum, जो मैंने भी आपसे बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो किसी भी सरफेस को एक लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर कर सकता है। The linear momentum P possessed by an electromagnetic wave is related to the energy transport according to relation. तो linear momentum P जो आएगा E/c के अकॉर्डिंग हो जाएगा। When photon falls on any surface, आप ये समझ पा रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम E/c के बराबर कैसे आएगा? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, एनर्जी होती है hν Sc/λ और आपके पास मोमेंटम होता है h/λ। तो h/λ जब p रख दें तो इस फॉर्मूला देखें E = आपके पास आ जाएगा h/λ को p कर दिया तो p × c। अब इससे इस फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है, p की वैल्यू हो जाएगी E/c। ये मोमेंटम है, कीप इन माइंड p इज नॉट द पावर, राइट। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। When photon falls on any surface, they exert force and pressure on the surface due to momentum transfer to the surface, which is called the radiation pressure। जैसा कि मैंने भी आपको डेफिनेशन बताया, फोटोन आएगा, टकराएगा तो सरफेस में फोर्स लगेगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा और पर यूनिट टाइम पे जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ वो एक फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा और उसी में एरिया का डिवाइड कर दें तो एक प्रेशर भी जनरेट हो जाता है, उसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। ये है, तो मैंने यहाँ 3 केस ले रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा ये देखिए एक फोटोन आ रहा है, इस फोटोन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो है EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेडिएशन मोस्ट ऑफ केस में इंटेंसिटी डिफाइंड होती है, तो I इंटेंसिटी डिफाइंड है, बट इसमें सारे जो फोटोन आ रहे हैं, ईच फोटोन की जो भी एनर्जी दी हुई है वो hν दी हुई है, ठीक है। इंटेंसिटी I है और जिस सरफेस पे टकराया उसका एरिया A है। तो देखते हैं जरा, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर सेकेंड इज गिवन बाय नंबर ऑफ फोटोन IA/hν था, ये IA
बाई एच, न्यू की जगह सी बाई लेमडा लगा दी। ये फॉर्मूला कहां से आया है? ये अभी हम लोग ऊपर डिराइव कर चुके हैं। देखिए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ये है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, सॉरी ये है, देखिए पी अपॉन लेमडा अपॉन एच सी, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है, पी लेमडा अपॉन एच सी। तो देखिए पी लेमडा अपॉन एच सी, इंटेंसिटी के टर्म में भी अगर हम यूज करना चाहें तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ सकता है, ये देखिएगा इंटेंसिटी के टर्म पे। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करूं, इस फॉर्मूले को ले लेता हूं, ये और ये, तो आई आपके पास गया था एन एच सी बाई ए लेमडा। एन की बात करूं तो एन आपके पास आ जाएगा आई ए लेमडा अपॉन एच सी, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इन दो फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट, ये इन दोनों कंपेयर कर दे तो एन की वैल्यू ये आ जाएगी। और यही मैंने नंबर ऑफ फोटोन स्टैकिंग पर सेकंड वहां लिखा है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, आई ए लेमडा बाई एस सी ये आ जाएगा। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिकल, पेज 2 है, तो ये मेरा इसमें पेज नंबर भी लिखे हैं, वो मैंने लिख दिया है। फिर केस 1, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। नॉर्मल इंसिडेंट हो, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो, तो मैंने एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज निकाला। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में फोटोन रुक जाएगा, इनिशियल मोमेंटम एच बाई लेमडा था, फाइनल 0 होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। फिर जितने इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं पर सेकेंड, जितने फोटोन टकरा रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है? तो उनका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास फोर्स आ जाएगा और रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा। तो इस केस में ये रिजल्ट आ जाता है आई बाई सी। स्पेशली ये कौन सा केस है देखिएगा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, यानी कि सरफेस पे ऐसे टकराएंगे और ये रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। आई बाई सी, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, राइट? अब आते हैं नॉर्मल इंसिडेंट एंड कंप्लीट रिफ्लेक्शन। तो मोमेंटम सोचिए, एक फोटोन आया, एच बाई लेमडा से टकराया, मोमेंटम 0, चेंज ऑफ मोमेंटम एच बाई लेमडा कहलाया। बट अगर जिस मोमेंटम से टकराया था उसी से वापस लौट जाए तो चेंज इन मोमेंटम 2h बाई लेमडा कहलाएगा, क्योंकि h बाई लेमडा माइनस h बाई लेमडा अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे सारे जो 2 टाइम्स आ जाएंगे, तो पहले के कंपेयर में यहाँ डबल प्रेशर इंसिडेंट होगा, 2I बाई सी रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा। ऐसे ही एंगुलर इंसिडेंट है विथ रिफ्लेक्शन फैक्टर फाई। फाई इसका रिफ्लेक्शन फैक्टर, यानी फाई का मतलब ये हुआ अगर 100% एब्जॉर्ब हो जाती तो फाई होगा 0 रिफ्लेक्ट हुआ, 100% एब्जॉर्ब होकर के रिफ्लेक्ट हो जाती फाई होगा 1, 50% रिफ्लेक्ट होती है, 40% रिफ्लेक्ट होती तो फाई होगा 0.4 एंड सो ऑन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के फॉर्मूले लगाए गए, तो आई बाई सी 1 प्लस फाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको बता दूं, ये थीटा एंगल पे रेडिएशन हुआ है, इंसिडेंट है, और थीटा पे ही वापस लौटा है, लेकिन ये 100% नहीं, फाई फैक्टर वापस लौटा है। फाई जगह 0.4 होगा तो 40% रिफ्लेक्ट हुआ है, वापस लौटा है, 0.7 है तो 70% वापस लौटा है एंड सो ऑन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एंगल फाई है, इंटेंसिटी आई थी, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई बाई सी 1 प्लस फाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी में केस 1 की बात को थीटा भी 0 कर दूं, यानी नॉर्मल इंसिडेंट हो जाए, ठीक है? यहाँ पे थीटा 0 करिए, देखिए तो ये नॉर्मल इंसिडेंट हो जाएगी। ये वाला केस थीटा 0 कर देंगे तो ये वर्टिकल से नॉर्मल इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है? नॉर्मल इंसिडेंट हो जाएगा और फाई 0 यानी कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गया, थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा और फाई भी 0 हो जाएगा, तो आई बाई सी मिल जाएगा। केस 2 नॉर्मल इंसिडेंट उसमें भी था, लेकिन 100% रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो फाई 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर 2I बाई सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मैटर वेव, यानी कि डी ब्रॉगली पोस्टुलेट। ये मैटर वेव क्या होती है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, a material particle in motion must have the wave like character and the wavelength associated with the matter wave is given by lambda is equal to h by p। और p मोमेंटम होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान दें, ये ऐसे पार्टिकल के लिए दिया गया है जिसका अपना मास होता है। अगर आप ध्यान दें तो फोटोन के लिए ये फॉर्मूला भी p इक्वल टू h बाई लेमडा ही आया था, बट लेमडा फोटोन के लिए m इंटू सी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर m इंटू वी होगा, क्योंकि कोई भी मासिव पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट नहीं चल सकता, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे k काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लिखें, तो मोमेंटम को √2m के लिख सकते हैं, तो आपके पास लैम्डा वैल्यू h अपॉन √2m के आ जाएगी।
हाँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल क्यों है, एक्सेलरेटेड थ्रू ए v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन काइनेटिक एनर्जी जो है k वो q इंटू वी लिखी जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी को हमने q इंटू वी लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन्हीं सब में ही प्रॉब्लम पूछा जाता है, याद रखिएगा। स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, चार्ज होता है, तो ये आपके सामने आंसर आ जाता है लेमडा। ये सारी वैल्यू सॉल्व होंगी यहाँ पर रख करके, सिर्फ v को बचाया जाएगा, तो रूट और 150 बाई वी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लगभग 12 पॉइंट ये वैल्यू जो आती है लेमडा, कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा 12.2222 अपॉन लेमडा अपॉन रूट ओवर वी। ये लगभग 150 का रूट ओवर है, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर न्यूट्रल पार्टिकल लाइक द न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस से तो एक्सेलरेट नहीं हो सकता, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला होता है, तो m kb इंटू टी होता है। kb यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t टेम्परेचर पर अगर है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये भी अपने आप एक न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मूला लागू होता है। फॉर ए चार्ज पार्टिकल एक्साइटेड थ्रू v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, de Broglie wavelength of the material wave associated with them is given by this, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये चार फाइनल रिजल्ट हमें निकाल दिए हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के रूट ओवर 150 12.27 था अपॉन रूट वी। प्रोटॉन का अपना मास हो, उसके अकॉर्डिंग उसका एक अलग आंसर आ जाएगा। ये सारे आंसर जो आएंगे इस फॉर्मूले से ही आ रहे हैं, सबकी वैल्यू रख करके। न्यूट्रॉन का अपना मास होगा, अपना चार्ज, उसके अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल का अपना होगा। तो ये चारों आंसर है। बाकी अब ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको स्टैंडर्ड पैरामीटर पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट है, जल्दी से रीड कर लेते हैं। मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन स्पेस। मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन स्पेस, तो ये मैटर वेव की प्रॉपर्टीज में रहेगा। मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं होती है। Particle observation of the matter wave is possible only when de Broglie wavelength is of the order of size of particle। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैटर वेव। द फेज वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। फेज वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर हो सकती है। आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा वर्क करिएगा। अगर आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, मैटर वेव कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम, हेंस दे आर नॉट मैकेनिकल वेव। यानी कि मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है और मैटर वेव जो है वो मैकेनिकल वेव भी नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में भी जा सकती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉट मैकेनिकल, और यहाँ कहीं लिखा था नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये दोनों देखिए पॉइंट, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नॉट मैकेनिकल वेव। तो आखिर कौन सी है, इन पॉइंट पे भी आप वर्किंग करिए, मुझे बताएं कमेंट करके कि आपने क्या ढूंढा है। ठीक है, नंबर ऑफ de Broglie वेव एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज n। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा है। According to Heisenberg, it is impossible to measure the position and the momentum of a particle simultaneously with 100% accuracy। यही इनका स्टेटमेंट है, यानी पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन को 100% एक्यूरेसी के साथ एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप किसी एक चीज को क्लियर मेजर कर लेंगे, दूसरे में कुछ एरर आ जाएगी, दूसरे को क्लियर मेजर कर लेंगे, पहले में कुछ एरर आ जाएगी। तो इस टाइप से मैंने बताया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सक्सेसफुली एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन किया था, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या एक्सप्लेन हुआ था। फाइनाइट साइज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन का फाइनाइट साइज, ये दो चीजें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो गई थी, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं ये फिनोमेना। If delta x and delta p are the uncertainties in determining the position and momentum of particles simultaneously, then ये फॉर्मूला होता है h/4 पाई डेल्टा p। ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा। और अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम को मास इनटू डेल्टा v, मोमेंटम को चेंज लिखा जा सकता है, तो मास को हटा दीजिए तो डेल्टा v डेल्टा x भी आ जाएगा। ऐसे ही एनर्जीज के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एनर्जी और टाइम के साथ भी अनसर्टेनिटी होती है। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजिशन के साथ भी अनसर्टेनिटी होती है। सब में वैल्यू जो लिखी है h/4 पाई ही है।
आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक में। फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी शैल यूज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी आए तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है आपका, नाउ स्टार्ट विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इमिशन से हमारा पूरा टारगेट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट हमारा आ चुका है, जो कि इस पहले चैप्टर में होता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन, किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। पहला आता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, अगर सरफेस जो आउटर सरफेस में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उनको थर्मल यानी कि हीट एनर्जी दे दी जाए तो वो सरफेस को छोड़कर अगर बाहर निकल आए तो इस फिनोमेना को थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को थर्मियोन्स कहते हैं। फील्ड इमिशन, अगर उन निकलने और जो आउटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन है उनको अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके पुल आउट कर लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको कुछ एनर्जी मिल जाए, वो पुल आउट कर लिया जाए, तो ऐसे इमिशन को बोलते हैं फील्ड इमिशन, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, free electron start to come out from the surface. This phenomena is known as the photoelectric emission and the emitted electrons are called the photoelectrons. बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और इसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन द केस रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्लो। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत स्लो रेट पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसके बाद सेकेंडरी इमिशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये जो मैंने ऊपर लिखा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द यूज ऑफ लाइट यानी कि रेडिएशन इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन और द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पहले the minimum energy of incident radiation required to eject the electron from the metallic surface is defined as the work function। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी सरफेस पर कोई भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डाली, कोई भी फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरा और उससे इलेक्ट्रॉन निकल आए। हर सरफेस की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इतनी एनर्जी का ही फोटोन उसमें गिरेगा तभी उससे इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है उसी को ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। अब क्योंकि ये एनर्जी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड होती है फोटोन की, तो इससे दो टर्म और आ जाते हैं जिनको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि वर्क फंक्शन मिनिमम है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वर्क फंक्शन यानी कि एनर्जी जो है मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करूं तो वो एनर्जी के रेसिप्रोकल में होता है hc/λ। तो अगर एनर्जी मिनिमम की हम बात कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक मैक्सिमम वेवलेंथ को इंडिकेट करेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो वर्क फंक्शन जो आया W, कई जगहों में इसको फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क फंक्शन जो होगा वो h μ0 होगा, जहां μ0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और λ0 जो होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, ये एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। इस यानी कि इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा तो इमिशन नहीं होना, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन गिरेगा तो भी इमिशन नहीं होना। यानी इमिशन होने के लिए इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और इमिशन होने के लिए इससे कम वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाय hc/E λ0। अभी आपने देखा hc/λ था, E λ0 हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जा रहा है। तो अगर आपको किसी का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है उस मेटल सरफेस का λ0, तो उसका वर्क फंक्शन डायरेक्टली निकाला जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले फोटोन की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। और फोटोन की एनर्जी का हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही पहला फॉर्मूला लिखा था 12375 अपॉन λ। अगर एंगस्ट्रॉम में लिख दें तो वर्क फंक्शन आपका यानी कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही डिफाइन कर दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ है। नोट वर्क फंक्शन W, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल सरफेस। यानी कि
ये मटेरियल सरफेस की अपनी प्रॉपर्टी है। गिवन मटेरियल के ये फंक्शन फिक्स होते हैं। आपको कोई भी एक मटेरियल अगर कॉपर कह दिया गया तो कॉपर का वर्क फंक्शन फिक्स है, चाहे उसकी किसी भी शेप की बॉडी बना ली जाए। हाँ, अभी मैंने जो ऊपर एनालिसिस बताई थी कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को एक मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं। तो उसी का एक ग्राफ बना है, कंडीशंस है, इमिशन होगा या नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं। देखिए, अगर हमारे आने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है, और तो फिर फ्रीक्वेंसी भी वर्क फंक्शन की यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, लेकिन उस समय लेमडा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगा, तो इमिशन होगा भी और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेंगे। अगर ये सारी चीजें बराबर है तब भी इमिशन होगा, यस, और उस समय इलेक्ट्रॉन के पास जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी वो जस्ट इमिट होकर सरफेस से बाहर आकर बैठ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देगा। लेकिन अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से कम है और फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, तो कोई इमिशन नहीं होगा। और जब इमिशन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होने का कोई कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, निकला ही नहीं है, तो उसके हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, अगला पॉइंट आता है आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने क्या क्या बताया था वो देख लेते हैं। The photoelectric effect is the result of collision of photon and the electron of the collision of photon and ejection of electron of photometal. ठीक है, there is a no time dilation between the incident of photon and ejection of electron. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर आने वाला फोटोन कैपेबल है तो फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी टाइम डायलेशन नहीं होने वाला। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन भी करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन फोटोन इज इंटाइटेड टू गिव इट्स एनर्जी टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन इज इंटाइटेड टू रिसीव एनर्जी फ्रॉम वन फोटोन। इट मींस वन बाय वन इंटरेक्शन ओनली। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो किसी भी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर सेकेंड 1000 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, सबके पास एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी वर्क फंक्शन 50 था, हर एक फोटोन जो है 100 की एनर्जी लेकर आ रहा है, और ये वन मान लेते हैं 500 सॉरी, ऐसा मान लेता हूं कि ये जो है 20 फोटोन पर सेकेंड आ रहा है, 20 फोटोन पर सेकेंड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 50 यूनिट एनर्जी चाहिए, एक फोटोन की एनर्जी 100 है, तो कंफर्म इसके पास इतनी एनर्जी तो है ही कि दो को निकाल सकता है, लेकिन नहीं, इसकी जो भी एनर्जी है 100, ये अपनी पूरी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, और 20 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ही निकलेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यानी कि एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे सकता है। अब दूसरा एग्जांपल देख लें, सपोज इसकी वर्क फंक्शन 50 है, हर एक फोटोन की एनर्जी है 10 और 500 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, 500 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, तो इसकी एनर्जी, इसको एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 50 यूनिट एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब फोटोन जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी तो 10 है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि 5 फोटोन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, भाई 50 हो जाएगा। 5 मिलके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ऐसे 500 मिलके 100 निकाल सकते हैं। तो अगर 500 फोटोन पर सेकंड आ रहे थे तो 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल जाए, बट ऐसा नहीं होगा। 50 इसकी, यानी कि एक फोटोन एक से ज्यादा को एनर्जी दे नहीं सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ज्यादा से एनर्जी ले भी नहीं सकता, और ये जो आने वाला फोटोन इनकैपेबल है इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने में, यानी कि इमिशन होगा ही नहीं। तुम या 500 क्या 5 लाख फोटोन पर सेकंड डाल दो, अगर हर एक फोटोन एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से छोटी है तो एक भी इमिशन नहीं होने वाला, ये याद रखिएगा। तो यही बात लिखी हुई है,
1/1 इंटरेक्शन, ये 1/1 इंटरेक्शन ओनली, एक का एक से ही इंटरेक्शन हो, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1/1 इंटरेक्शन ओनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, पूरी फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को अच्छे से समझने के लिए। हाँ, नेक्स्ट, फर्स्टली इन गेटिंग द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द boundaries of nucleus and electron, secondly to import kinetic energy to the emitted photon। हाँ, ये देखें, इंसिडेंट फोटोन लूजेस इट्स एनर्जी इन टू पार्ट्स। जो फोटोन एनर्जी लेकर आ रहा था, मेटल प्लेट से टकराया, उसकी एनर्जी दो पार्ट में कंज्यूम होती है। पहला है इन गेटिंग द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ न्यूक्लियस एंड द सरफेस। पहला तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस और सरफेस के बाउंडेशन से निकालने में, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा लेकर आया था तो बाहर दूसरा सेकेंडरी टू इंपोर्ट काइनेटिक एनर्जी टू इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, फिर वो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी भी इंपोर्ट कर देगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज लेस देन 1%, बहुत लेस इफिशिएंट है, रेट ऑफ इमिशन भी बहुत स्लो होता है। अब आप देखें, यहां पे मैंने दिखा रखा है, एच न्यू आया, फोटोन जस्ट उतनी एनर्जी लेकर जो इसका वर्क फंक्शन था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर इसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी होगा। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये आइंस्टाइन इक्वेशन लिखी है, जो आने वाले फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में काम आएगी। तो मैक्स काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगी। एच न्यू वो लेकर आया था, निकलने में वर्क फंक्शन आपको देना था। जैसे मान लो वर्क फंक्शन 10 यूनिट है, कोई फोटोन आ रहा है 12 यूनिट एनर्जी लेकर आ रहा है, कितने आ रहे हैं उससे मतलब नहीं, उससे नंबर बढ़ेगा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का। ईच ऑफ फोटोन की एनर्जी कितनी, 10 मैटर, वही मैटर करेगी। वर्क फंक्शन 10 है, हर एक फोटोन एनर्जी जो लेकर आ रहा है वो 12 लेकर आ रहा है, तो 10 तो निकलने में खत्म हो गई, तो मैक्सिमम 2 एनर्जी लेकर निकलेगा। अब आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि मैक्स वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, मैं वो भी बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आपने 12 एनर्जी दी, 10 उसको निकलने के लिए वर्क फंक्शन चाहिए था, 2 एनर्जी लेकर उसको निकलना था, लेकिन जो बाहर निकल के बैठ गए हैं, हो सकता है अगला कोई निकले तो 10 तो वो खर्च कर दे और दूसरा बाहर बैठे इलेक्ट्रॉनों से दूसरा निकलने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करे तो कुछ एनर्जी और लॉस कर दे, तो हो सकता है उसके बाद 2 से कुछ कम एनर्जी हो, अगले वाले के पास हो सकता है 2 उससे भी कुछ कम हो, तो फाइनली 10 लेके निकल तो सब आएंगे, लेकिन हो सकता है एट लास्ट जो है वो बाहर निकलने के बाद भी अपनी कुछ एनर्जी लॉस कर दे, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना होगा तो उनके रिपल्सन से, तो उसमें वो भी 2 लॉस कर दे निकलने के बाद, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो उसकी मिनिमम एनर्जी 0 भी हो सकती है। तो अगर कोई भी फोटोन 12 एनर्जी लेकर आ रहा है और वर्क फंक्शन 10 है, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है मैक्स होगी 2 और मिनिमम जो होगी वो 0 होगी, यानी 0 से 2 के बीच में सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं और सारी पॉसिबल एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के पास हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जो एनर्जी की रेंज हो गई है वो 0 टू ई माइनस वर्क फंक्शन, ई आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन जो मेटल की प्लेट का है। तो इस केस में मैंने 10 और 12 लिए थे, तो मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम 0 ही होता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम जी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, न्यू को सी बाई लेमडा, लेमडा आने वाले फोटोन की वेवलेंथ है और लेमडा नॉट सॉल्व वेवलेंथ है, और इसी इक्वेशन को आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कोई प्लेट पी थी, इसमें रेडिएशन आया, कैपेबल था इलेक्ट्रॉन निकाले, कुछ बैटरी लगी हुई थी, वैक्यूम ट्यूब थी और क्यू तक पहुंच गया, तो वैक्यूम से होकर के एनर्जी फ्लो, करंट फ्लो कराने की एक टेक्निक भी है, राइट। ये सब जो भी बताया गया उसी के बारे में, प्लेट के बारे में बताया गया। हाँ, अब जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकल कर आए थे वो यहाँ इटसेल्फ प्लेट पर पहुंच जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ प्लेट पर पहुंच जाते हैं तो हमें देखते हैं कि हम चाहते हैं इनको रोके, तो यहाँ सर्किट में करंट आ जाती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, सर्किट में करंट ऐसे आ जाएगी। अब ये करंट आ गए तो इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये बहुत अच्छी फिनोमेना है, वैक्यूम में करंट फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, सर्किट ब्रेक है,
वैक्यूम में करंट कराने का एक फिनोमेना है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए टेक्निक टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन वैक्यूम आल्सो। वैक्यूम में करंट फ्लो कराने की टेक्निक है। ये मास लेवल पे बहुत कॉस्टली पड़ता है, नहीं तो आप वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता था, वायरलेस एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ठीक है, ओके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से यहाँ पहुंच गए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा था, तो इनको रोकने के लिए हमें एक रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ा, जिससे कि अपनी एनर्जी लॉस कर दे, सर्किट में करंट जीरो हो जाए। तो जो भी रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होता है इस ट्यूब में, उसी को ही बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा था K = Q × V, पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वही यहाँ लिखा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल ये। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देगा, तो उससे कम एनर्जी वाले जो भी जा रहे थे वो तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। तो ये Kmax जो है E V0 है, V0 को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दें, अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो V0 को सेम वैल्यू लिख सकते हैं वोल्ट में। यानी कि आप यहां नोट कर लीजिए, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इन वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके कैलकुलेशन को कम कर सकता है। यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए 5 वोल्ट का रिवर्स पोटेंशियल चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो 10 वोल्ट चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्ड हटा के वोल्ट कर दीजिए। अगर एनर्जी आपकी लिखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल जो आपके पास आएगा वो 10 वोल्ट का होगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट का हो जाएगा। एनर्जी का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो एक फॉर्मूला और बन गया, Kmax ½ E - W hν - hν0 SC/λ - SC/λ0, और एक ये हमने टर्म यूज कर लिया E × V0। E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आने वाली सारी प्रॉब्लम लगभग इस पूरी इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। The following observations were made for the study of the effect of the change in various factors while studying the photoelectric effect of intensity। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, आखिर करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब मैं आता हूं अपने सर्किट पे, ये जो डायग्राम बना था, यहां से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे उतनी ही ज्यादा सर्किट में करंट होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस बात पे डिपेंड कर रही है? तो कितने नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, और नंबर ऑफ फोटोन से इंटेंसिटी डिफाइंड होती है। देखिए लिखा होगा यहां पर, हाँ, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दूं, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, नो इफ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड एक ही चीज होती है, देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। मैंने भी बोला एक ही चीज होती है मतलब नहीं, सेम इक्वल वैल्यू नहीं है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, गॉस देखें, ये आपके पास ग्राफ आएगा, सब में फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अगर न्यू सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हुआ, क्योंकि हर एक फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो मतलब उसकी आने वाली एनर्जी सेम होगी। एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम सबकी निकलेगी, और काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबके लिए सेम होगा। हाँ, पहले केस में I1 इंटेंसिटी डाली तो करंट अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची IS1, जिसको सैचुरेटेड करंट इन फर्स्ट केस कह सकते हैं। न्यू अभी वही रखा, अब हमने 100 से 150 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड किए, फोटोन पर सेकंड किए, तो इलेक्ट्रॉन भी 100 से 150 हो गए, तो थोड़ी सी करंट बढ़ी और फिर जाके सैचुरेट होगी, फिर थोड़ी सी करंट बढ़ी फिर जाके सैचुरेट होगी। ऐसे जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो करंट का पीक बढ़ता जाएगा, बट इस ग्राफ का जो बेस होगा वो एक ही जगह होगा, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को बताएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, हाँ, इंटेंसिटी का करंट के साथ जो ग्राफ है वो स्ट्रेट रिलेशन है मैक्सिमम करंट के साथ।
स्टेट रिलेशन है। अगर आप इंटेंसिटी को जस्ट डबल करते हैं तो IS1 से अगर इंटेंसिटी जस्ट डबल करते हैं तो IS2 में डबल का रिलेशन हो जाएगा। अगर ट्रिपल करते हैं तो IS3 का IS1 के साथ ट्रिपल का रिलेशन हो जाएगा। मैक्स वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं, तो इसको IS कह सकते हैं, सैचुरेटेड करंट कह सकते हैं आप, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। एक ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। फॉर एवर फिगर इट इज क्लियर दैट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अफेक्ट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड लीव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन अनचेंज। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स अनचेंज, ये अनचेंज रहेगा। From the figure, it is clear that the photoelectric current is directly proportional to the intensity if the sufficient potential difference is applied. अगर sufficient potential difference applied है, जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा? तो सोचिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे तो अब करंट को तो बढ़ना ही नहीं है। 100 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे और उन्हीं का रेट ऑफ फ्लो करंट देगा। तो अगर आप इंटेंसिटी नहीं बदलते हैं तो करंट कभी नहीं बदलेगी, बदलेगा तो क्या बदलेगा? फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं तो आपका निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। मान लो अभी वर्क फंक्शन 10 है, आप 12 एनर्जी का फोटोन लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 बचेगी निकलने के बाद। आप 15 लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलने के बाद 5 बचेगी। आप 20 लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलने के बाद 10 बचेगी, एंड सो ऑन। एनर्जी बढ़ती जा रही है तो कंफर्म उसको रोकने के लिए भी पोटेंशियल भी तो ज्यादा चाहिए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा अगर आप इंटेंसिटी सेम रख करके सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ाते हैं। तो ये उसी का ग्राफ है, सबका पीक लगभग सेम जाएगा। हैंड रिटेन था, थोड़ा ग्राफ गड़बड़ हुआ, कुछ इस टाइप से ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इससे स्ट्रेटेड करंट हो जाएगी, क्लियर है। आप पहली फ्रीक्वेंसी अगर देखें न्यू 1 थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 था, थोड़ी फ्रीक्वेंसी आपने न्यू 2 बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 हो गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 हो गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में लिखा है। ग्राफ बिटवीन K मैक्स एंड न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है K मैक्स और न्यू के बीच का। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, K मैक्स और न्यू की ये एक इक्वेशन होती है। अगर इस इक्वेशन में देखें तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। स्लोप ऑफ मेटल इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ ईच मेटल, स्लोप फॉर ईच मेटल इज कांस्टेंट, tan थीटा h होगा इसका। कंपेयर करें, tan थीटा आपके पास h मिल जाएगा और इंटरसेक्शन वर्क फंक्शन बराबर, दिस इज द वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आप किसी भी ग्राफ को देखें तो पहले मेटल के मेटल 1 के लिए बात हुई है, ये मेटल 2 के लिए बात हुई, सबका स्लोप जो आएगा थीटा ये कांस्टेंट होगा और ये थीटा h के बराबर है। चेक कर लीजिए, स्लोप h के बराबर है, ये लिखा हुआ है। और जहां ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये h न्यू नॉट 1 है, तो पहले मेटल का वर्क फंक्शन होगा। और ये जो डिस्टेंस यहां तक आई है, यहां तक ये दूसरे मेटल का वर्क फंक्शन होगा W2, यहां से यहां तक ये लिखा हुआ है W2, और इसका W1 नहीं लिखा था, मैंने अभी लिख दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ग्राफ पे भी बेस्ड ऐसे आपने प्रॉब्लम देखी होंगे, आप PYQs उठाकर देखिए तो आपको इसके प्रॉब्लम जरूर मिलेंगे। अगला आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आप देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के साथ ये ग्राफ है, यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लीजिए, कंपेयर करिए, इसका स्लोप जो आएगा वो m के जो आएगा वो h/e के बराबर होगा, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही होगी। और ये जो आपके पास आएगा ये चीज इंटरसेक्शन निगेटिव होगा, लेकिन ये आपके पास होगा वर्क फंक्शन अपॉन E के इक्वल होगा। सेम टाइप से ग्राफ है और इन सबके लिए स्लोप जो होगा ये tan थीटा ये h/e के बराबर होगा, ये लिखा हुआ है देखिए h/e के इक्वल होगा tan थीटा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप फॉर ऑल मेटल, सभी के लिए होगी। यहाँ पे आप ये पहला जो लाइन देख रहे हैं ये वैल्यू जो इंटरसेक्शन है W1/e होगा, और दूसरा ये इतना ये जो इंटरसेक्शन है ये W2/e होगा, W2/e। इतनी बात क्लियर है। इस ग्राफ को पहचान लीजिए, यहाँ पे ये पहले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर देखें तो ये भी पहले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू 1, और वो न्यू 2 जो दी हुई है वो दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ए सिंगल फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा strikes an electron in the some material, knocking it out of the atom. The scattered photon has less energy since some of the energy given to electron and hence a longer wavelength. आप देख पा रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन रिस्ट पे था, इस पे कोई फोटोन इंसिडेंट होता है तो ये एक मूविंग इलेक्ट्रॉन हो जाता है,
और ये फोटोन स्कैटर्ड कर जाता है, क्योंकि इसने अपने कुछ एनर्जी या मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया है, तो इसकी एनर्जी मोमेंटम कम होगा, तो इसका नया वेवलेंथ जो आएगा लैम्डा डैश वो पहले वेवलेंथ से ज्यादा होगा। वेवलेंथ ज्यादा होगा क्योंकि एनर्जी कम होनी है। तो नए वेवलेंथ का पहले वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, तो आप देखें इसकी जो एक लाइन थी उस लाइन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है थीटा एंगल बनाते गया है और फोटोन अपनी लाइन के साथ फाई एंगल बनाते गया है। तो डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला दे सकते हैं, ये आप सामने न्यू वेवलेंथ ऑफ द फोटोन और ये ओल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, m नॉट मास होगा 1 माइनस मास में। m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास था, एंड द क्वांटिटी h अपॉन m नॉट c इज कॉल्ड द कॉम्पैक्ट वेवलेंथ। h अपॉन m नॉट c को ही ये जो टर्म लिखा है इसी को कहा जाता है कॉम्पैक्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आते हैं अपना अगला नेक्स्ट पॉइंट है मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये देखिए डायग्राम देखें, जस्ट अ मिनट। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं जाना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहां से एक स्प्रे मशीन लगी हुई है, ऑयल की ड्रॉप स्प्रे की जा रही है इस गैस के अंदर, गैस को यहाँ पे ऑयनाइज कर रखा है। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप जब जाएंगे तो उसमें कुछ आयंस जो आयंस हैं वो चिपक जाएंगे, तो हर एक ड्रॉप के पास एक निश्चित एक डेफिनेट चार्ज आ जाएगा और वो ड्रॉप किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा। तब कांस्टेंट वेलोसिटी जब ये ड्रिफ्ट करेंगे तब देखा जाएगा कि इन पे कुछ क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, उनको बैलेंस किया जाएगा। तो व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उस चैम्बर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो देखिए एक v1 कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड आ रहे थे, तो ये इस ड्रॉप का अपना वेट था, जहां सिग्मा इसकी अपनी डेंसिटी होगी, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी इस ड्रॉप की। ठीक है, और रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये डेंसिटी ऑफ मीडियम होगा, ये मीडियम की डेंसिटी है क्योंकि बायनेंसी फोर्स में मीडियम की डेंसिटी लगती है, और सिग्मा जो है बॉडी की डेंसिटी है, बॉडी यानी कि ऑयल की ड्रॉप है, ऑयल की डेंसिटी हो जाएगी। और v1 वेलोसिटी नीचे आ रही है, तो यहाँ पे एक विस्कस फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर v1, ईटा जो है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होगा। तो आप देख पा रहे हैं अप साइड एंड डाउन साइड फोर्स बैलेंस कर दें तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, दिस वन। केस 2, व्हेन ए डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नीचे अप्लाई कर दें तो ये जो पार्टिकल्स जो ड्रॉपलेट्स थी जिनमें कुछ आयंस आ गए थे और उसमें नेट चार्ज क्यू आया था, तो ये v2 वेलोसिटी से अपवर्ड ड्रिफ्ट करते दिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डाउनवर्ड बनी हुई है। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज टोटल रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज फोर्स ऊपर लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगा क्यू, बायनेंसी फोर्स लगा ऊपर, नीचे कौन कौन सा फोर्स लगे, वेट लगेगा। अब क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ड्रॉप ऊपर जाते दिख रही है, तो नीचे की ओर एक विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी का अपोज करता है। तो देखिए मैंने इन दोनों को अप एंड डाउन बैलेंस किए, यहां से इक्वेशन लगाए और कुछ रिजल्ट सॉल्व किए जा सकते। तो सिंपली एक फोर्स बैलेंस था, कुछ बायनेंसी का केस था, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं आना, बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, मैंने फॉर ए थ्योरेटिकल एग्जांपल मैंने इसमें डाल दिया था अपने नोट्स पे। ठीक है, इन्होंने ये जो डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ बताई थी, बताया था मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के उसके साथ एक वेव नेचर को ऑब्जर्व किया था, एक्सपेरिमेंट करके उसको देखा था। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट है, कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप देखिए सीधे इसकी वेवलेंथ उन्होंने निकाल ली, और ये वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोग पहले भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, जो मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट कर लिया जाए। आज इस चैप्टर मैंने जो भी चीजें पढ़ाई हैं आपको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सारी चीजें, तो बहुत अच्छे से इनको पढ़िए। और श्योर हूं मैं कि जितना आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो एक क्वेश्चन आपको इन्हीं फॉर्मूलों पर मिलेगा ही मिलेगा। आप पीवाईक्यूज उठाकर देख सकते हैं, जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस का कंटेंट मैंने आज आपको समझा दिया है। सारा कंटेंट इन्हीं में छुपा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो इसके अंदर होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके सारे इक्वेशंस, आइंस्टाइन इक्वेशन याद कर लीजिए, उसको कैसे यूज करना है, पैरामीटर्स क्या है, और थोड़ा कन्वर्जन कैलकुलेशन को फास्ट कर लीजिए। कंफर्म है आज की क्लास से आपको एक क्वेश्चन 1 घंटे क्लास में जरूर मिलेगा। आई होप सो। इसको अच्छे से पढ़िए, और किसी भी बच्चे को अगर इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कीप ऑन वॉचिंग, कल आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में मैं एटम एंड एक्सरेज का वीडियो लेकर आऊंगा, एंड देन उसके आगे क्यू में लगा हुआ है हमारा आपका थर्ड चैप्टर यानी न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। तो तीनों ही चैप्टर कंप्लीट करा के मैं मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर दूंगा, और आप होप सो कि इस साल आपको पहले इसी जनवरी अटेम्प्ट में ही 3 क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं। जहां तक गेस कर रहा हूं मैंने एनालिसिस की है, 2 से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। तो अगर आप 3 घंटे इस क्लास को कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके लगभग कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो जाते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, हार्ड वर्किंग करते रहिए, सक्सेस इजी नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड।